Good morning, friends. Welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is राहुल सिंगला और आपका हमारी NCERT थ्रू MCQs की सीरीज में स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हर्षवर्धन और उसके कनकेस्ट को, आज उसी को टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे अरब इन्वेजन एंड राजपूत किंगडम्स। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब अभी दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड से पहले का टाइम है। तो बेसिकली हर्षा के बाद और दिल्ली सल्तनत के बीच में जो वेरियस इन्वेजन्स हुई, अरब कंट्रीज के जो रूलर्स थे और वेरियस जो राजपूत किंगडम्स बीच में आए, तो उनका जो यहाँ पे इंडिया के ऊपर कंट्रोल रहा और उन्होंने जो आपस में बैटल्स लड़ी, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज की हमारे लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इब्न बतूता, राइटर ऑफ 14th सेंचुरी। पूछ रहे हैं किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में पूछ रहे हैं। आपने शायद सुना होगा इब्न बतूता, बहुत ज्यादा मूवीज में भी इसका रेफरेंस आया है, सॉन्ग्स में भी इसका रेफरेंस आया है। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है ही वॉज फ्रॉम टर्की। कहां से था? टर्की से। सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अपॉइंटेड हिम काजी। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अपॉइंटेड हिम काजी। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताइए कि काजी कौन होता है। हम जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा काजी एक्चुअल में उसका काम क्या होता था। तो स्टेटमेंट क्या है कि क्या वो टर्की से था। सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको क्या पॉइंट किया था? काजी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट वन ओनली, सेकंड टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉर टू। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। पहली बात, जब हम इब्न बतूता की बात करते हैं, उसका जो रेफरेंस, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहला। जिसका नाम क्या था? रहला। वो उस टाइम पे बताता है कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट था, उसके टाइम पे सोशो एंड कल्चरल लाइफ क्या थी। और हमने स्टेटमेंट में बोला था कि क्या वो टर्की से था। वो चीज गलत है, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या था? मोरक्कन ट्रैवलर था। वो बेसिकली किससे बिलोंग करता था? मोरक्को से। और मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका में। अगर मैं मोरक्को कंट्री की भी बात करूं तो उसमें स्पेसिफिकली एक जगह है टेंजियर, वो वहां पे पैदा हुआ था। तो इब्न बतूता की बात करते हैं, बेसिकली उसकी किताब का नाम है रहीला, जो कि अरेबिक में लिखी गई है। वो सोशो एंड कल्चरल लाइफ बता रही है 14th सेंचुरी की। और वो टर्की से नहीं है, बेसिकली कहां से है? टेंजियर से है। और टेंजियर कहां पे है? मोरक्को के अंदर है। तो सेंट्रल एशिया से होता हुआ जो इब्न बतूता था, सिंध के थ्रू ट्रेवल किया। और उसे पता था, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक है, और उसकी रेपुटेशन है कि वो पैटर्न है किसका? आर्ट्स का। तो इब्न बतूता किसकी तरफ चल पड़ा? दिल्ली की तरफ। और उसकी स्कॉलरशिप से इंप्रेस होके, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेखक था, पोएट था, तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगली ने क्या अपॉइंट कर दिया? काजी या जज ऑफ दिल्ली। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या अपॉइंट करा था? काजी अपॉइंट किया था। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि वो टर्की से नहीं था, वो कहां से था? मोरक्को। और अगर स्पेसिफिकली मैं रेफरेंस दूं, वो मोरक्को में भी कहां से था? टेंजियर से। आप यहां पे देख सकते हैं मैप के अंदर, ये मोरक्को है, अफ्रीका में लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके वेस्ट साइड पे है। और ये जगह है टेंजियर। यहां पे किसका बर्थ हुआ था? बेसिकली इब्न बतूता का। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये स्पेन है और ये मोरक्को है, और उसके बीच में एक स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। क्लियर है जी इतनी बात? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था रिलेटेड टू व्हाट? इब्न बतूता। सोर्स आप देख सकते हो क्लास 12th की एनसीईआरटी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर 5, पेज नंबर 118। क्या है? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर 5, पेज नंबर 118। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा एनालिटिकल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर डिस्क्राइब्ड एज बैरियर्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बाय राइटर्स। देखो, बाहर से राइटर्स आते थे, किसी और किंगडम के अंदर वो राइटर्स थे, यहां पे जब आते थे तो यहां की सोशल एंड कल्चरल लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। बट यहां की लाइफ को समझते हुए, यहां की सोसाइटी को जब वो अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ रहा था, उसी चीज को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला बैरियर ये बोल रहे हैं लैंग्वेज है। सेकंड बोल रहे हैं डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। थर्ड, सेल्फ अब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इंसुलैरिटी का मतलब होता है कि जब किसी के आप कल्चर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कल्चर इज इंसुलैरिटी। तो तीन ऑप्शंस हैं, पहली है लैंग्वेज, सेकंड है डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, थर्ड है सेल्फ अब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन।
हमें क्वेश्चन में बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब फटाफट वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। हम अगर इसके आंसर को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो बैरियर था दैट वाज लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि यहां पे जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे वो संस्कृत में लिखे जा रहे थे। किस में लिखे जा रहे थे? संस्कृत में। और जो राइटर्स बाहर से आ रहे थे वो बेसिकली किस में लिखते थे? पर्शियन एंड अरेबिक में। तो उनको यहां पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट हियर वाज इन संस्कृत रादर देन इन देयर होम टाउन्स व्हिच वर इन पर्शियन एंड अरेबिक। सेकंड, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट थे, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी को समझने में डिफिकल्टी हो रही थी। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। थर्ड, और यहाँ के जो लोकल पीपल भी थे, जो लोकल कम्युनिटीज थी, लोकल रूल हमारे लोग थे, वो बेसिकली इंसुलैरिटी में रहते थे। इंसुलैरिटी मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं था दूसरे कल्चर्स को जानने का, इंटरमिक्सिंग नहीं थी आपस में इतनी, ताकि राइटर्स इजिली अंडरस्टैंड कर सके हमारे कल्चर को लेके। तो तीन जो मेजर हम बैरियर की बात करते हैं वो यही है। पहला है लैंग्वेज, डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। थर्ड, कंसीक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है इतनी बात? तो यही हमने बैरियर्स डिस्कस करे हैं, जो तीन हमने अभी बताए हैं। इसका आप सोर्स देख सकते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 124। ये हमने हाईलाइट कर रखा है, जो बेसिकली बता रहा है कि कौन कौन से बैरियर्स हमें फेस करने पड़ रहे थे राइटर्स को जब वो यहां के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म उलक एंड दावा मेंशन्ड इन द अकाउंट्स ऑफ इब्न बतूता। हमें बताया कि इब्न बतूता 14th सेंचुरी का ट्रैवलर था जो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आया था। तो उसके टाइम पे उसने अपने अकाउंट में उलक एंड दावा नाम के बारे में कुछ बताया है। तो उलक और दावा क्या है? पहला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सेकंड, पोस्टल सिस्टम। थर्ड, करेंसी सर्कुलेटेड इन दिल्ली सल्तनत। एंड फोर्थ, ब्रांडिंग ऑफ रॉयल हॉर्सेस। चार चीजें कह रहा है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बी पोस्टल सिस्टम, सी करेंसी सर्कुलेटेड इन दिल्ली सल्तनत एंड डी ब्रांडिंग ऑफ रॉयल हॉर्सेस। तो सही आंसर इसका बताना है, तो वीडियो पॉज करके आप फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है आंसर बी के उलक एंड दावा क्या थे? हमारे पोस्टल सिस्टम थे। अगर हम इब्न बतूता के अकाउंट्स पे चले तो उलक बेसिकली पोस्ट थी, हॉर्स पोस्ट थी, और अगर हम दावा की बात करें तो वो क्या थी? फुट पोस्ट थी। बस दो चीजें याद रख लेना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जब ऐसे कोई भी ट्रिवियल सा फैक्ट पूछ लेते हैं कि जिसमें पूछा जाता है कि ये टर्म मेडाइवल टाइम्स में किस चीज के लिए यूज करी जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए उलक एंड दावा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पोस्टल सिस्टम था। अगर मैं पोस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूं तो वो एक हॉर्स पोस्ट थी और दूसरी कौन सी थी? फुट पोस्ट। इसका आप थीम देख सकते हैं, सोर्स क्लास 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 5 पेज नंबर 129। ये बेसिकली जो भी हमने कवर किया है इसी एनसीईआरटी से कवर करा है। तो हम बेसिकली आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा चैप्टर नंबर कौन सा है, बिकॉज एनसीईआरटी क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रैवलर्स विद देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। तो हमारे पास कुछ ट्रैवलर्स हैं और उनके साथ हमने बताना है कि वो कहां से उनका ओरिजिन था। तो पहला है मार्को पोलो, सेकंड है इब्न बतूता, थर्ड है अब्दुल रज़ाक, फोर्थ है फ्रैंकस बर्नियर। और उनके सामने कुछ कंट्रीज हैं, इटली, मोरक्को, समरकंद एंड फ्रांस। तो हमें बताना है इनकरेक्टली मैच्ड कौन से हैं। ठीक है जी, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इनकरेक्टली मैच कोई नहीं था, सारे के सारे क्या थे? करेक्टली मैच। अगर मैं मार्को पोलो की बात करूं तो वो कहां से थे? इटली से थे। कहां से थे? इटली से। इब्न बतूता की बात करूं तो वो कहां से थे? मोरक्को से, अभी हमने डिस्कस किया है। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो वो कहां से थे? समरकंद। समरकंद बेसिकली क्या है? उज़्बेकिस्तान के अंदर एक सिटी है समरकंद। और फिर आगे फ्रैंकोइस बर्नियर की बात करें तो वो कहां से थे? फ्रांस से थे। तो हमारी चारों स्टेटमेंट क्या थी? करेक्ट थी, वो आपस में करेक्टली मैच थे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली मैच कोई भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हुआ? आंसर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। आई होप आप वीडियोस को पॉज करके इसको आंसर को ट्राई करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बिकॉज एक तरह से आपको जो एग्जाम में एनवायरमेंट होता है उसको सिमुलेट करने की कोशिश करो ताकि आपका माइंडसेट उस तरीके से फ्रेम हो सके। ठीक है जी, इसका हम चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर 5 क्लास 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पेज नंबर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी सिंपल है। द फेमस किताब उल हिंद और तहकीक हिंद क्या है? फेमस बुक किताब उल हिंद और तहकीक हिंद वॉज कंसिडर्ड एज अ मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी।
वॉज रिटन बाय, एक किताब है तहकीक हिंद, मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी भी कहा जाता है इसे। कहते हैं वो किसने लिखी थी? पहला फिरदौस, सेकंड अल ब्रूनी, थर्ड उतबी एंड फोर्थ इबन बतूता। चार ऑप्शन है, फिरदौस, अल ब्रूनी, उतबी एंड इबन बतूता। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? हमारा अल ब्रूनी। याद रखना कि मोहम्मद गजनी अंपायर का वो था, गजनीविद्स कहते हैं उनको, वो बेसिकली रूल करता था सेंट्रल एशिया, ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर। तो उसने इंडिया में बहुत सारी रेड्स करी। उसी के साथ वो अपने साथ एक राइटर को लेके आए, अल ब्रूनी, और उनको बोला कि इंडिया की जो लाइफ है उसके रिलेटेड आप अपने अकाउंट या बुक में उसका रेफरेंस प्रोवाइड करो। तो उनके साथ एक फेमस हमारे राइटर आते हैं, कौन से? अल ब्रूनी, जो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम क्या पड़ जाता है? किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिरर ऑफ द 11th सेंचुरी। अब ये जो किताब थी, इसकी एक बड़ी बात क्या थी? पहली बात तो ये अरेबिक में लिखी होगी, क्योंकि बाहर से राइटर है, यहां से ज्यादातर संस्कृत में लिखी जाती थी और बाहर से अरेबिक में। इसके टोटल 80 चैप्टर्स थे। याद रखना, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद और तहकीक-उल हिंद लिखी किसने थी? अल ब्रूनी ने। किसका कंटेम्पररी था? मोहम्मद अल गजनी का। और दूसरी चीज, उसमें चैप्टर्स कितने थे? 80 चैप्टर्स थे, जिसमें वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया था, लाइक रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, इकोनोग्राफी एंड लॉज एंड मेट्रोलॉजी। क्लियर है जी इतनी बात? वही थीम, क्लास 12 की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर 5, पेज नंबर 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महमूद ऑफ गजनवी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जिसके कंटेम्पररी कौन थे? अल ब्रूनी, जिन्होंने किताब कौन सी लिखी? किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। पहली स्टेटमेंट, वो गजनी के रूलर थे अफगानिस्तान एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वो कहां के रूलर थे? गजनी के, अफगानिस्तान के, सेंट्रल एशिया के एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड, his famous attack was against the Solanki king Bhima when he raided Somnath temple in 1025 AD। अब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। याद रखना, जब गजनी आए थे, उनका मेन मकसद था यहां पे प्लंडर एंड लूट करना। मेन मकसद क्या था? प्लंडर एंड लूट करना। तो उसने जहां भी फेमस टेंपल्स थे उनको लूटने की कोशिश करी। तो सबसे बड़ा जो उन्होंने फेमस जो लूट करी थी, दैट वाज ऑफ सोमनाथ टेंपल इन 1025 AD। कहते हैं टोटल 17th इन्वेजन करी थी गजनी ने इंडिया के ऊपर, और उसमें से 16th एक्सपीडिशन या इन्वेजन में उसने किसको लूटा था? सोमनाथ टेंपल को। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है। थर्ड है, ही वाज कॉल्ड एज बुट शिखन। बुट शिखन का मतलब ये होता है जो आइडल ब्रेकर होता है। क्या होता है? आइडल ब्रेकर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लूट मचा रहे थे तो सब कुछ तोड़ के लेके जा रहे थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो चारों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट्स ही क्या है? करेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट नोन रूलर्स, एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और उसके जो टारगेट्स थे वो क्या थे? वेल्थी टेंपल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ एंड गुजरात। और उसका मेन मोटिव क्या था? टू प्लंडर एंड लूट एंड टू गेट वेल्थ फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, जिस वजह से उसे क्या कहा जाता था? बुट शिखान या आइडल ब्रेकर। क्लियर है जितनी बात? ये देख सकते हो, बेसिकली ये उसका एरिया था। किसका एरिया था ये? गजनवी अंपायर का। ध्यान से देख सकते हो, इस मैप में हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। क्लास, इसका सोर्स क्या है? क्लास 6 की एनसीईआरटी, अवर पास्ट, चैप्टर 2, पेज नंबर 21। याद रखना, पहली वाली जो एनसीईआरटी थी वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री थी। ये कौन सी है? क्लास 6 की एनसीईआरटी, अवर पास्ट, सेकंड पार्ट, चैप्टर 2। क्लियर है जितनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु रोट पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइबिंग द अचीवमेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ऑब्वियस ही बात है, पृथ्वीराज रासो कोई किताब लिखी गई है, वो जो अचीवमेंट किसकी बता रहा है? पृथ्वीराज चौहान की। पहला जयंका, सेकंड चंद बरदाई, सी ध्वाइन एंड डी गोवर्धन। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर क्या है? चंद बरदाई। चंद बरदाई ने बेसिकली फेमस किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जहां पे उसने वीर गाथाएं प्रकट की हैं। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। अगर हम राजपूत किंग की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत ही फेमस है, क्योंकि वो बहुत ही एक क्या था? ब्रेव रूलर था। तो उसकी वीर गाथाएं किसने बताने की कोशिश की है? पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने बताने की कोशिश की है, जो कि एक एपिक बैलेड है। किसको लेके? वीर गाथाओं को लेके। किसको लेके? पृथ्वीराज चौहान को लेके।
इसका सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर, चैप्टर 3 पेज नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट Chamanas dynasty। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Chamanas dynasty। पहली स्टेटमेंट, इट इज एन इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इट्स नेबरिंग एरियाज बिटवीन 6 to 12 सेंचुरीज। कह रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न डे राजस्थान है और उसके नेबरिंग एरियाज को इन्होंने रूल किया 6 to 12 सेंचुरी एडी के अंदर। सेकंड, दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय चुलक्यास एंड गढ़वाल्स। कह रहे वेस्ट और ईस्ट में उन्होंने अपने कंट्रोल कर रहे अपने एक्सपैंड कर रहे थे, बट वहां पे कौन प्रेजेंट थे? चुलक्यास एंड गढ़वाल्स। थर्ड, जो फेमस चहमान रूलर था वो कौन थे? पृथ्वीराज, जिन्होंने अफगान रूलर को हराया था 1191 एडी में, बट नेक्स्ट ईयर उनसे हार गए थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1, 2 and 3, 2 and 3, C 1 and 2 and D 1 and 3। पहली बात, अगर मैं चहमान्स की बात कर रहा हूं तो ये कोई नहीं है, चौहान्स ही हैं। कौन है ये? चौहान्स ही हैं, जो राजे थे किसके? दिल्ली और अजमेर एरिया के। अजमेर बेसिकली किसके अंदर आया था? राजस्थान के अंदर आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं बात करूं दैट इट वाज अ डायनेस्टी दैट रूल्ड प्रेजेंट डे राजस्थान इट्स नेबरिंग एरियाज, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि उनको अपोज किया वेस्ट और ईस्ट में चुलक्यास एंड गढ़वाल्स में, ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? गढ़वाल्स किस तरफ थे? उत्तर प्रदेश की तरफ, और चुलक्यास किसके थे? गुजरात की तरफ। बीच में क्या आता है हमारा? ये मॉडर्न डे राजस्थान। तो यहां पे गढ़वाल चुलक्यास थे और यहां पे क्या थे? गढ़वाल्स थे। क्लियर है इतनी बात? तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। फेमस चहमान रूलर मतलब चौहान रूलर कौन था? पृथ्वीराज। जो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जो लास्ट हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा है कि फेमस चौहान रूलर हुआ है पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में किताब लिखी गई है पृथ्वीराज रसो। अब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है किसके साथ? मोहम्मद गुर के साथ। आप जिसे मोहम्मद गौरी भी सुनते हो, किसके साथ होती है? मोहम्मद गुर के साथ। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है जिसमें वो उसको हरा देता है 1191 में, बट सेकंड बैटल ऑफ तरेन में वो उससे हार जाता है। किससे हार जाता है? हमारे मोहम्मद गौरी से। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? हमारी करेक्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो सही आंसर क्या है? 1, 2 and 3 ओनली। क्लियर है इतनी बात? तो इसके अंदर हमने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। अब ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया था बेसिकली ये जो एरिया है किसका एरिया था? चहमान रूलर्स का। ये एरिया किसका है? चहमान रूलर्स का, बिटवीन 6 to 12 सेंचुरी एडी। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, क्लास 6 अवर पास्ट 2 चैप्टर 2 पेज नंबर 21। यहां पे देख सकते हैं चहमान्स को लेटर क्या बोला जाता था? चौहान्स बोला जाता था। और वो कौन से एरिया के अराउंड उन्होंने अपना रूल किया? दिल्ली और अजमेर। क्लियर है जी इतनी बात? लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पालाज ऑफ बंगाल। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पालाज ऑफ बंगाल। पहला, दे रूल्ड फ्रॉम मोंगियार विच वाज देयर कैपिटल। कह रहे हैं कि वो कहां पे रूल करते थे? मोंगियार में, जो उनकी कैपिटल थी। सेकंड, गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पालास। गोपाला का फाउंडर कौन था? पालास। हु वाज इलेक्टेड बाय नोबल्स एज देयर रूलर्स। कह रहे हैं उसको इलेक्ट किसने किया? नोबल्स ने किया। दूसरा, उनकी कैपिटल क्या थी? मोंगियार। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। बेसिकली पाला रूलर्स कहां के थे? बंगाल के थे, और वो इंटरेस्ट क्या करने में कैप्चर थे? कनौज में। उस टाइम याद रखना कनौज को बहुत सारी डायनेस्टीज कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। कनौज का फेमस रूलर कौन सा हुआ है? हर्षवर्धन, याद रखना। और बेसिकली इनका एरिया जो था बंगाल एंड बिहार भी था, और इनकी जो कैपिटल थी, सीट ऑफ पावर कहां पे थी? मोंगियार में थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें तो पहला किंग कौन था इसका? गोपाला, जिसको इलेक्ट किसने किया था? नोबल्स ने। किसने इलेक्ट किया था? नोबल्स ने। और वही हमारी क्या थी? सेकंड स्टेटमेंट। देख सकते हैं बेसिकली 3 रूलर्स के बीच में कनौज की लड़ाई चल रही थी उस टाइम में। गुर्जर प्रतिहारास, सेकंड राष्ट्रकूतास एंड थर्ड पालास के बीच में, जिनकी लड़ाई किसके पीछे चल रही है कि हमें कैप्चर किसको करना है? कनौज में। क्योंकि उस टाइम पे गद्दी किसकी माना जाता है? दिल्ली की गद्दी माना जाता है किसको? कनौज को। तो 3 किंगडम उसके पीछे लड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारा, सेकंड राष्ट्रकूतास एंड थर्ड आर द पालास। क्लियर है जी? और इसका सोर्स क्या है? हमारी ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर, चैप्टर 3 पेज नंबर 23। क्लियर है? तो ये आज के हमने क्वेश्चन डिस्कस किया रिलेटेड टू अरब इन्वेजन, और साथ में जो राजपूत डायनेस्टीज उस टाइम पे रूल कर रही थी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत को लेके, जिसके अंदर हम क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की, क्लास 7th की रोमिला थापड़ की और मेडाइवल इंडिया बाय सतीश चंद्र के कुछ चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप हमारा कोर्स को पसंद कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, हमारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और इस एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, इस लॉकडाउन के टाइम पे अपने घरों पे रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। बेशक अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका स्पेशली ख्याल रखें और याद रखें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थैंक यू।